हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट के लिए ही है। ये कोई भी व्यक्ति, पूरे फैमिली को देखना चाहिए। ये एक अवेयरनेस वाला टॉपिक है, तो आप इसे अवेयरनेस वाले टॉपिक की तरह ही देखें, एक अवेयरनेस वीडियो की तरह देखें कि यदि किसी को सांप काट लेता है तो एक कॉमन आदमी जो वहां पर है वो क्या क्या कर सकता है ताकि उस आदमी का जान बचा सके, या फिर घर में कुछ हो जाए कि यदि किसी को सांप काट ले तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो सांप जो है जहरीला है कि नहीं है। क्योंकि बहुत सारा जो डेथ होता है ना, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि सबसे पहला चीज ये है कि जो सांप काटता है ना उसमें 50% जो होता है नॉन वेनेमस ही होता है। वो पैनिक के कारण कि सांप काट लिया है तो मतलब मेरा डेथ हो जाएगा, मतलब इस ये जो धारणा है ना, इस कारण जो साइकोलॉजी है, इस कारण क्या होता है कि पैनिक के कारण उसका डेथ हो जाता है। ज्यादातर केस में ये भी देखने को मिलता है। तो यदि हम इंसिडेंस का बात करें, जो कि क्योंकि हम इंडिया में देख रहे हैं, तो इंडिया में इंसिडेंस देखिए तो 12 लाख केसेस जो है एनुअल एक साल में देखने को मिलते हैं, और 50,000 जो है डेथ जो है रिपोर्ट किया जाता है इंडिया में। तो आप ये बताइए कि जो केसेस जो हैं, सबसे पहला चीज ये जो केस जो है स्नेक बाइट का, ये ज्यादातर रूरल एरिया में देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। क्योंकि ये मोस्टली एग्रीकल्चर जो करते हैं लोग, और ज्यादातर मतलब मेल को होता है, क्योंकि स्नेक वाइट जो है ज्यादातर मेल को होता है, क्योंकि रूरल एरिया में होता है और वो खेती वाले मानसून के टाइम में ज्यादा सांप काटने का न्यूज आएगा। ठीक है, जो कि जून से सितंबर का पीक सीजन है मानसून का। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। तो देखिए, पहला चीज ये कि स्नेक वाइट का जैसे इसमें लिखा हुआ है ना डेफिनेशन वगैरह, तो इसमें क्या होता है, तो स्नेक वाइट जो होता है इससे हम इसको हम कैसे मतलब डिफाइन कर सकते हैं। तो स्नेक का जो फेंज है ना, फेंज वो पेनिट्रेट करता है स्किन को, और उसके कारण क्या होता है कि उसके कारण जो है हमारे मतलब ब्रेन पे इफेक्ट डालता है, या फिर मसल पे इफेक्ट डालता है, या फिर हो सकता है कि हमारे जो ब्लड है उसको तोड़ देता है, कोएगुलोपैथी कर देता है। तो इस कारण जो है मतलब बहुत सारे हेल्थ इशू हमें देखने को मिलते हैं, बहुत लोगों को अनफॉर्चुनेटली डेथ भी हो जाता है। तो सबसे पहला ये चीज जानिए कि ये जो पूरा स्लाइड है इसमें आपको एक चीज, 2-3 पॉइंट याद रखना है, इतना नहीं देखिए। 2-3 पॉइंट याद रखना है कि जब फैन जो पेनिट्रेट करता है हमारे स्किन को, तो पहला चीज कि साइकोलॉजिकल डेथ होता है। ठीक है, कि मतलब हमको अब तो मर ही जाएंगे, वो वाला जो सोच है, उस जो पैनिक अटैक को आता है, तो उस कारण डेथ हो जाता है। दूसरा चीज ये है कि जो है ये कभी कभी मतलब जो स्नेक है ना, ये मेनली 4 तरह के स्नेक होते हैं, द बिग फोर स्नेक, जो कि हम आगे बात करेंगे। कोबरा वगैरह है, वाइपर वगैरह है। तो जो अलग ये जो है ना, कोई जो है हिमोटॉक्सिक है, कोई कोई जो है न्यूरोटॉक्सिक है। तो उस हिसाब से जो है डिवीजन किया गया है। और जब भी स्नेक बाइट होता है ना, तो बिग फोर के लिए एंटी स्नेक वेनम जो है रहता है, एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है और वो उसको ट्रीट किया जाता है। तो उसमें क्या है कि मतलब आप ये समझिए कि पहले हमको आइडेंटिफाई करना है कि वो स्नेक कौन सा है जिसके कारण मतलब पेशेंट हमारे पास आया है, उसके हिसाब से एंटी स्नेक वेनम दिया जाता है। तो हम इसका यदि एपिडेमियोलॉजी और इस ग्रुप की बात करें तो हमने बात कर चुके हैं कि ये 15 से 50 साल वाले लोगों में होता है, ज़्यादातर केसेस मतलब नोट किए जाते हैं स्नेक बाइट का, और ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। और तीसरा बात ये कि मेल में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और मानसून टाइम में देखने को मिलते हैं। तो यदि चिल्ड्रन को काट ले, एक बात बता रहे हैं, इसमें ये भी है कि यदि चिल्ड्रन को
सांप काट ले तो उनका बॉडी मास कम होने के कारण जो है वो सीवियरली अफेक्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें ये भी है कि स्नेक बाइट जो है मेनली क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग जो है चप्पल नहीं पहनते हैं या फिर जूता नहीं पहनते हैं, तो उनका जो फुट एरिया है ना वो कवर नहीं होता है, उसके कारण जो है ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। कॉमन वेनेमस स्नेक जिनको हम बिग फोर के नाम से जानते हैं, कौन कौन से हैं? कोबरा, कॉमन क्रेथ, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर, ये चार हैं। तो कोबरा जो है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है और लोकल साइटोटॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाता है, जबकि कॉमन क्रेट जो होता है वो न्यूरोटॉक्सिक तो होता ही है विथ मिनिमल लोकल स्वेलिंग भी देखने को मिलता है थोड़ा बहुत। ठीक है। जबकि रसेल वाइपर जो होता है हेमाटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट देखने दिखाता है, और सॉ स्केल्ड वाइपर जो होता है वो कोएगुलोपैथी करता है और टिश्यू डैमेज, लोकल टिश्यू को डैमेज करता है, टिश्यू का नेक्रोसिस वगैरह करता है। ठीक है। उसके बाद यदि क्लिनिकल रिकॉग्निशन करेंगे कि कैसे हम क्लिनिकली रिकॉग्नाइज करेंगे कि जो वेनेमस स्नेक है वो कौन से कैटेगरी का है, मतलब न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है कि मायोटॉक्सिक है। तो उसके लिए क्लिनिकल रिकॉग्निशन यदि करने की बात आए तो जब लोकल साइन जैसे कि पेन, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन देखने को मिले ना, तो और जो है पेन, स्वेलिंग, डिस्कलरेशन अपेयर होता है मिनट्स और कुछ मिनट से कुछ घंटे के बीच में, एंड सिस्टमिक साइन भी कुछ देखने को मिलता है। तो वो क्या कौन सा केस है बताइए आप? वो जो केस है तो वो जो केस है वो अलग केस है। उसके बाद यदि हम बात करें न्यूरोटॉक्सिक बाइट, तो जो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं तो उसमें टोसिस देखने को मिलता है, ब्लड विजन देखने को मिलता है और डिफिकल्टी होता है स्वेलिंग, मतलब यदि खाना निगलने में दिक्कत होता है, खाना ही नहीं मतलब ऐसे करते हैं तो वो स्वेलोइंग में इशू आता है। जबकि हीमोटॉक्सिक यदि है, वेनेमस स्नेक है जो कि हीमोटॉक्सिक है, तो उसके कारण ब्लीडिंग गम्स, हेमेचूरिया और इनकोएगुलेबल ब्लड देखने को मिलता है। जबकि मायोटॉक्सिक बाइट में क्या होता है, मसल पेन और डार्क यूरिन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना पड़ेगा कि हीमोटॉक्सिक में क्या देखने को मिलता है, फिर मायोटॉक्सिक में क्या देखने को मिलता है, न्यूरोटॉक्सिक में क्या देखने को मिलता है। तो न्यूरोटॉक्सिक में आपको देखने को मिलता है टोसिस, ब्लड विजन और डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, मतलब कि पेशेंट को जो आंखों का पल्ला होता है, आंखों का जो आईलिड है ना वो अच्छे से खुलता नहीं, तो टोसिस व ब्लड विजन मतलब देखने में धुंधलापन होना या फिर swallowing में इशू आना। तो ये हो गया आपका न्यूरोटॉक्सिक। हेमोटॉक्सिक का मतलब हुआ कि ब्लीडिंग गम्स होना या हेमेचूरिया होना, ब्लड आना यूरिन में, या इनकोएगुलेबल ब्लड होना। अब हम ये भी देखेंगे कि इनकोएगुलेबल ब्लड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और कौन सा टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि इनकोएगुलेबल ब्लड के लिए मतलब जो कोएगुलोपैथी करते हैं उसमें 20 WBCT करते हैं, जो कि एक बेड साइड टेस्ट है जो कि कंफर्म करता है कोएगुलोपैथी का। ठीक है। यदि हमारे पास कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया है तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें एयर वे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन को मेंटेन करना है, आईवी लाइन को सिक्योर करना है, फिर उसके बाद बीपी, SpO2 और यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना है, पल्स को मॉनिटर करना है। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि बाइट साइड जहाँ पे फैले फैंस का मार्क है उस जगह को जो बाइट हुआ है उसको देखना है और वहाँ के लोकल स्वेलिंग को देखना है। ठीक है। और कितने टाइम के अंदर आ गया है, यदि बाइट टू नीडल टाइम जो है 4 घंटे से कम का है होना चाहिए, मतलब ज़्यादा कोशिश करना चाहिए 4 घंटे के अंदर होना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है।
कम से कम डैमेज होता है ना। ठीक है, उसके बाद कि 20 WBCT 20 मिनट का जो वाइट ब्लड जो है ना, ये टेस्ट करेंगे, समझे। तो इससे क्या होगा कि कोएगुलोपैथी देखेंगे। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन सीबीसी करेंगे, रीनल फंक्शन करेंगे कि सब ठीक है कि नहीं है ना। फिर जब हम पता कर लेंगे ना कि कौन सा टाइप का मतलब स्नेक जो है बाइट किया है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग एंटी स्नेक वेनम देंगे, जो कि हमारा प्रोटोकॉल है उस हिसाब से। और उसमें एक चीज़ और ज़रूरी है कि 24 घंटे तक उसको निगरानी में रखेंगे। यदि उसको सिम्टम्स नहीं भी आ रहा तभी भी हम 24 घंटे निगरानी में रखेंगे। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन क्या है, न्यूरोटॉक्सिक जो होता है वो क्या क्या करता है, पैरालिसिस करता है और रेस्पिरेटरी फेलियर कराता है, जबकि हीमोटॉक्सिक जो होता है कोएगुलोपैथी कराता है और ब्लीडिंग कराता है और रीनल फेलियर कराता है। जबकि मायोटॉक्सिक जो होता है, जो कि सी स्नेक है, वो रेब्डोमायोलाइसिस कराता है, मायोग्लोबिनूरिया कराता है और एक्यूट किडनी इंजरी कराता है, AKI कराता है, ठीक है। जबकि साइटोटॉक्सिक जो होता है वो टिश्यू को डैमेज करता है, जो कि उसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं स्वेलिंग, नेक्रोसिस एंड गैंग्रीन्स फॉर्मेशन, समझे। ये 4 तरह के पैटर्न ये हैं, मतलब आपके टॉक्सिक इफेक्ट देखने को मिलता है। जबकि एक चीज और याद रखना है कि सिम्टम्स जो है ना, वो वेरी करता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक में सब में अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक होता है उसमें विदिन 30 to 60 मिनट में जो सिम्टम्स होना होता है वो आ जाता है, जबकि हीमोटॉक्सिक वाले जो केस हैं उसमें जो सिम्टम्स जो हैं वो कुछ घंटों बाद भी आते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ मिनट से कुछ घंटे में आ जाते हैं, घंटों घंटों बाद भी आते हैं कभी कभी। तो न्यूरोटॉक्सिक जो होता है, इन्वेनोमेशन जो होता है, वो कौन कौन से होता है, उसमें न्यूरोटॉक्सिक में आता है कोबरा और क्रेट जो होते हैं वो न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है। वो पैरालिसिस कराते हैं और टोसिस कराते हैं, डिप्लोपिया कराते हैं, डिस्फेजिया कराते हैं और नेजल रिगर्जिटेशन कराते हैं। जैसे कि न्यूरोटॉक्सिक है, ब्रेन पे इफेक्ट डाला, ठीक है, तो उससे क्या हुआ, पैरालिसिस होगा। हमारा पूरा जो सिस्टम चल रहा है वो ब्रेन से चल रहा है, तो पैरालिसिस हो गया, नर्व जो है नर्व डैमेज कर गया ना, तो टोसिस हो गया, डिप्लोपिया हो गया, डबल विजन मतलब। फिर उसके बाद नेजल रिगर्जिटेशन और स्वेलिंग में इशू आना, जिसको डिस्फेजिया बोल रहे हैं यहाँ पे। और उसके कारण क्या होता है कि वो जो होता है ना, न्यूरोटॉक्सिक बाइट जो होता है वो ऊपर से नीचे की ओर फैलता है, टाइम के साथ नीचे की ओर आता है। तो पहले नेक में आएगा, उसके बाद कहाँ पे आएगा, नेक से आएगा चेस्ट में, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी मसल जो है धीरे 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 करके क्या होगा, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके धीरे धीरे करके लेग तक आता है और पैरालिसिस करा देगा। जबकि हीमोटॉक्सिक जो होता है उसमें क्या होता है, कोएगुलेशन डिस्टरबेंस होता है। इसमें हम लोग को याद एक ही चीज याद रखना कि 20 WBCT टेस्ट कराना है, जो कि एक बेड साइड टेस्ट है, जिसमें हम लोग को पता चलेगा ब्लीडिंग का पैटर्न देखने को मिलेगा, कोएगुलेशन डिस्टरबेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी है कि उसमें प्रोथ्रोम्बिन टाइम, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलेगा। सीबीसी कराएंगे, ओलिगोयूरिया, देखिए सीबीसी कराएंगे लेबोरेटरी फाइंडिंग के लिए हम लोग, तो सीबीसी कराएंगे जिसमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, लो फिब्रिनोजन होगा, ठीक है। और प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है बढ़ जाएगा, ठीक है। ये सब है आपका हेमोटॉक्सिक में। जबकि मायोटॉक्सिक में क्या है, जो कि मायोटॉक्सिक या नेफ्रोटॉक्सिक में क्या है कि ये जो है सी स्नेक और सम वाइपर बाइट में मायोटॉक्सिक देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि कोला कलर्ड यूरिन, एक ही चीज याद रखना है, कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है। क्यों, मायोग्लोबिन यूरिया के कारण होता है, जिसमें सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होता है बढ़ा रहता है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि कोला कलर्ड यूरिन देखने को मिलता है, तो वो क्या होगा, मायोटॉक्सिक होगा, ठीक है। और सीरम क्रेटिनिन लेवल जो होता है वो बढ़ा रहता है।
और एक्यूट किडनी इंजरी जो है फॉलो कर फ्रॉम पिगमेंटेड नेफ्रोपैथी, हाइपोटेंशन एंड नेफ्रोटॉक्सिक इफ, मतलब क्या हुआ, नेफ्रोपैथी भी देखने को मिलता है, पिगमेंटेड नेफ्रोपैथी भी देखने को मिलता है, हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा। तो ये सब जो केसेस हैं इससे हमें पता चलेगा कि मायोटॉक्सिक है। और जैसे कि इसमें क्या हुआ कि इसमें आपका क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा जो है ना, हम्म, आपको जो है इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि जैसे आप यह समझिए कि नेफ्रोपैथी, पिगमेंटेड नेफ्रोपैथी होगा तो वो देखना पड़ेगा, एक्यूट किडनी इंजरी होगा तो वो देखना पड़ेगा। और जैसे कि किडनी पे अफेक्ट कर रहा है तो डायलिसिस यदि जरूरत पड़े तो वो भी करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यदि हमको एकदम शुरुआत में पता करना है कि मान ले जाए कि मायोटॉक्सिक है कि यदि मायोटॉक्सिक का सिम्टम्स देखना है तो मसल पेन और डार्क यूरिन देखने को मिलेगा। मतलब रीनल से मतलब ये यदि देखने को मिले तो हम पता बता देंगे कि मायोटॉक्सिक ही है। फिर उसके बाद यदि क्लिनिकल मॉनिटरिंग और ऑब्जर्वेशन की बात करें तो कोई भी केस यदि हम हमारे पास आ जाए जो कि इन्वेनोमेशन केस आ जाए तो उसको 24 घंटे तक कम से कम उसको ऑब्जर्वेशन में रखना है, यदि वो एसिम्टोमेटिक हो तभी भी। और उसका मॉनिटर करना है, वाइटल्स को देखना है, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखना है, यूरिन आउटपुट देखना है, कोएगुलेशन देखना है। और 2 से 4 घंटे के अंदर, 2 से 4 घंटे में एक बार तो देख ही लेना है। फिर लोकल स्वेलिंग, टोसिस, रेस्पिरेटरी डिफिक, कुछ भी ऐसा कोई इशू आएगा ना तो हमें मतलब सचेत रहना है। जैसे कि टोसिस आ गया तो न्यूरोलॉजिकल और न्यूरोटॉक्सिक वाला केस है। यदि यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या कि ब्लड कोएगुलोपैथी वाला आ गया या फिर कोला कलर्ड यूरिन आ गया तो आपको यही वाला आपको देखना है। कोला कलर्ड यूरिन तो ये हो गया, मायोटॉक्सिक हो गया। और यदि गलती से कि ब्लीडिंग हो रहा है, प्रोथ्रोम्बिन डाइन बढ़ा हुआ तो हेमोटॉक्सिक होगा, समझे। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया आपका। फिर इसी तरह आगे बढ़ते हैं तो क्लिनिकल डायग्नोसिस कैसे करेंगे स्नेक वाइट का। तो यदि 1 से 2 फेलेंज मार्क है, ठीक है, यदि पेशेंट के हिस्ट्री में कंफर्म है, हो गया तो आप ये समझ लीजिए कि स्नेक वाइट है। और इसमें यदि रैपिड स्वेलिंग हो रहा है, ठीक है, तो हीमोटॉक्सिक है। यदि टोसिस हो रहा है तो न्यूरोटॉक्सिक है। यदि मसल पेन और प्लस डार्क यूरिन होगा तो मायोटॉक्सिक है। और इसमें टेस्ट कौन कौन सा करेंगे, 20 WBCT टेस्ट करेंगे जो कि एक बेड साइड टेस्ट है जो कि कोएगुलोपैथी के लिए करते हैं। सीबीसी करेंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम देखेंगे, यदि बढ़ा हुआ है तो भी दिक्कत है। तो ये सब देखना पड़ेगा आपको, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट। और सबसे मतलब एक लोकल आदमी, एक नॉर्मल बच्चे को ये पता होना चाहिए कि यदि कोई पेशेंट आया जिसमें जिसको मतलब स्नेक बाइट हो तो उसको शांत करेंगे, पैनिक नहीं होने देंगे। और जिसने काटा है ना उसको इमोबिलाइज, उसको हिलाएंगे नहीं। फिर यदि कोई टाइट कपड़ा पहना उसको हटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसको फर्स्ट एड देकर प्रेशर इमोबिलाइजेशन करेंगे। यदि मतलब आप यदि उसमें सक्षम है, यदि आप उस ट्रेंड है उतना कि आप प्रेशर इमोबिलाइजेशन कर सकते हो तो करिए। मगर यदि नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं करिए कि आप वहाँ पे आइस लगा रहे हैं, आप जो है कोई केमिकल लगा रहे हैं, ठीक है, आप काट छाट कर रहे हैं कुछ, मुंह माउथ उसमें टच करके आप सोच रहे हैं कि उससे मतलब पॉइजन को निकाल लें, ऐसा नहीं करना है। या फिर कोई अल्कोहल या हर्बल रेमेडी नहीं लगाना है, ठीक है। फिर यदि हॉस्पिटल के केस में देखें तो हॉस्पिटल में यदि पेशेंट पहुंच गया, ठीक है, तो हमको एबीसी करना है, पहले एयर बे ब्रीदिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करना है। फिर लोकल स्वेलिंग देखना है, फैंज का मार्क देखना है, नेक्रोसिस देखना है। और सिस्टमिक साइन में यदि न्यूरोटॉक्सिक है तो टोसिस, डिप्लोपिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सिम्टम्स लेके आएगा। हीमोटॉक्सिक है तो ब्लीडिंग, हाइपोटेंशन, हेमेचूरिया का सिम्टम्स लेके आएगा। जबकि मायोटॉक्सिक है तो वो माइल्जिया या डार्क यूरिन का केस लेके आएगा, ठीक है।
कोला कलर्ड यूरिन, आपको याद रखना है। माइल्जिया मतलब पेन, मसल पेन। फिर इन्वेस्टिगेशन यदि करना है तो 20 बी टेस्ट करना है, WBCT टेस्ट करना है, CBC करना है, फिब्रिनोजन करना है, RFT करना है, LFT करना है, यूरिन रूटीन करना है, 2 से 4 घंटे में कर लेना है। ठीक है। फिर यदि हम बात करें ग्रेडिंग का कि ग्रेडिंग कैसे करेंगे, तो माइल्ड है, ड्राई बाइट जो कि पॉइजनस नहीं है, तो उसमें फैंज मार्क होगा मगर उसमें कोई स्वेलिंग और सिस्टमिक इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। जबकि यदि माइल्ड है तो उसमें लोकल पेन तो देखने को मिलेगा, स्वेलिंग भी देखने को मिलेगा, मगर हाफ ऑफ द लिम्ब में देखने को मिलेगा और उसमें कोई सिस्टमिक फीचर नहीं देखने को मिलेगा यदि माइल्ड है। तो मॉडरेट में मोर देन हाफ ऑफ द लिम्ब में इफेक्ट देखने को मिलेगा और माइल्ड सिस्टमिक साइन देखने को मिलेगा। और सीवियर वाले केस में जो है एक्सटेंसिव स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ब्लीडिंग और न्यूरो साइन और शॉक देखने को मिलेगा। आप ये इसका मतलब क्या समझे माइल्ड सिस्टमिक साइन, ये बताइए। नहीं पता है तो आप खोज के बताइएगा। ये सारा देखिए इंडिकेशन ऑफ एंटीवेनम्स क्या है कि लोकल प्रोग्रेसिव स्वेलिंग होगा, टिश्यू नेक्रोसिस होगा, ब्लिस्टरिंग होगा। न्यूरोटॉक्सिक में तो हमने बात कर ही लिया कि क्या क्या होगा। सीके क्रेटिनिन काइनेज बढ़ा रहेगा मायोटॉक्सिसिटी में, हीमोटॉक्सिसिटी में इनकोएगुलेबल ब्लड होगा, ब्लीडिंग होगा, हाइपोटेंशन होगा, तो पता ही है सबको। फिर यदि एंटी वेनम थेरेपी देने पे की बात आए तो पॉलीवेलेंट जो होता है एंटी स्नेक वेनम जो होता है थेरेपी, वो कवर करता है 4 स्नेक को जो कि द बिग फोर थे। ठीक है। तो इनिशियली 8 से 10 IV देंगे ओवर 1 आवर। ठीक है। और सीवियर वाले केस में जो है अप टू 20 वाइल्स इनिशियली देंगे यदि सीवियर बाइट हुआ है। तो यदि नॉर्मल लग रहा है मतलब कुछ ज़्यादा उतना माइल्ड या मॉडरेट के केस है तो 8 to 10 वाइल देंगे ओवर आवर। और रिपीट करेंगे 20 WBCT टेस्ट करेंगे। ठीक है। उससे एबनॉर्मल है तो सिम्टम्स प्रेजेंट है कि नहीं है, मतलब उससे हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है। तो कभी भी IM या सबक्यूटेनियस नहीं देंगे इंजेक्शन। फिर मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस, यदि एनाफाइलेक्सिस का केस, एनाफाइलेक्सिस आ रहा है केस, तो उसमें क्या करेंगे, एड्रेनालिन देंगे जो कि IM देंगे जो कि 0.5 ml होगा। और रिपीट करेंगे एवरी 5 to 10 मिनट में एड्रेनालिन को रिपीट करेंगे। और यदि ज़रूरत हो तो ऑक्सीजन और IV फ्लूइड भी देखेंगे, हाइड्रोकोर्टिसोन्स वगैरह देंगे। ठीक है। ये सब करना है आपको। फिर सपोर्टिव ये सब तो ऐसे ही है। वही सब है, सब कुछ इतना ही है बस।